अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं अफजल अयूबी। सफदर साहब आपको अपने प्रोग्राम सर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले ये बताइएगा कि बजट 2025 में इनकम टैक्स के हवाले से क्या बजट प्रपोजल है आपके पास? जहाँ तक इनकम टैक्स का ताल्लुक है, देखिए उसमें दो चार चीज़ें बड़ी ऑब्वियस सी हैं कि उसमें टैक्स रेट है वो कम होने चाहिए। पिछले बजट में जो सैलरीज के ऊपर AOP इंडिविजुअल के ऊपर जो रेट बढ़ाया गया है उसने ऑलमोस्ट बिजनेसेस को अनवायबल कर दिया है कि अगर 50 लाख से ऊपर आपका इनकम है पर एनम तो उस पर रेट 45% तक चला जाता है। तो इस सूरत में जाके जो सैलरी क्लास है और जो नॉन कॉर्पोरेट क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में है। जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी डाउन है। तो मेरे ख्याल में ये जो एक फैसला था कि बहुत ही जालमाना किस्म का फैसला था, इसके ऊपर गवर्नमेंट को दोबारा सोचना चाहिए और जो रेट है वो कम होने चाहिए और स्पेशली सैलरी क्लास को ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। जो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर है, चले उनको तो आपने डिस्करेज किया कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ आए, उसकी फिर भी कोई लॉजिक बनती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। स्पेशली आपको करना ये चाहिए था कि आप उसमें टर्नओवर के हिसाब से ब्रैकेट लगाते कि जी इस तरह के अगर होगा तो कैटेगरी ए का वो बिजनेस होगा और उस पर ये रेट अप्लाई होगा और इस तरह का बिजनेस कैटेगरी बी में चला गया। जैसे बहुत से इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के जो बिजनेसेस है उनके बिलियंस के टर्नओवर है और नॉन कॉर्पोरेट और नॉन डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में है, उनके ऊपर आपको ऐसे रेट लगाने चाहिए कि वो नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर से डिस्करेज हो और कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ और डॉक्यूमेंटेड सेक्टर की तरफ जो है वो आए। दूसरा ये है कि जो एक्सपोर्ट्स है उनको भी बड़ा डिस्करेज किया गया है, उनको नॉर्मल टैक्स रजीम में डाल दिया, मिनिमम टैक्स अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से काफी सारे मसाइल आ रहे हैं। और जो एक कंप्लायंट सेक्टर था हमारा वो भी अब नॉन कंप्लायंस की तरफ जा रहा है, उसमें भी लोग अब रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम अपने टैक्स को सेव करें। तो मेरे ख्याल में उसका उल्टा नुकसान होगा। बहुत से एक्सपोर्टर जो है वो अपना पैसा जो बाहर रिटेन कर रहे हैं ताकि उनका टर्नओवर भी कम हो और उनको बाकी मसाइल से भी छुटकारा हासिल रहे। इसलिए जरूरी ये है कि आप उसको फाइनल टैक्स में ही रखें। आप बेशक उसका रेट 1% बढ़ से बढ़ा के 2% ही कर दें, क्योंकि अभी भी मेरी राय में मैक्सिमम जो टैक्स कलेक्ट होगा 2% ही होगा। कुछ चंद कंपनीज होंगी जिनका वो मिनिमम का जब रेट अप्लाई करेंगे तो ऊपर टैक्स चला जाए, अदरवाइज बहुत सारे लोग जो है अब टैक्स मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उसमें इतनी टैक्स कलेक्शन नहीं होगी। वो वाला जो पॉइंट है वो टैक्स डिस्करेजिंग की तरफ गया है। तो आपको चाहिए ये कि आप उसका रेट 1 से बढ़ा के 2% कर दें, क्योंकि 1% बड़ा नॉमिनल सा रेट है। 2% भी उनको वायबल होगा लेकिन उसको फाइनल में रहने दे। और तीसरा ये है कि बहुत सारे लोगों को अपने एग्जम्पशन के मसाइल हैं, आप उस प्रोसेस को ऑटोमेट रखें, उसका एक प्रोसेस बनाएं कि जितना एडवांस टैक्स होगा या आप उतना एडवांस टैक्स लेना चाहते हैं तो वो आप करें। लोगों को रिफंड एडजस्ट नहीं होते, एडवांस टैक्स पे जाएं तो डिमांड की जाती है वो अब नॉर्मली हाई होती है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए एक स्ट्रीमलाइन ऑटोमेटेड प्रोसेस बनाए। अगर आप उसमें फॉलो करते हैं तो आपको एग्जम्पशन ऑटो मिले, किसी कमिश्नर, इंस्पेक्टर या DC की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। सफदर साहब ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने इनकम टैक्स की बजट प्रपोजल बताई, सेल टैक्स में भी जो बजट प्रपोजल है वो क्या है? जो सेल टैक्स है वो शुरू से ही लोग इस पे शोर मचा रहे हैं कि उसका टैक्स रेट बहुत हाई है। 18% टैक्स रेट होना बहुत ज्यादा टैक्स रेट है। फिर आपने उस पे 10% पेमेंट की भी कदगन लगाई हुई है। तो मेरे ख्याल में पहले तो ये है कि आप इसको 1 डिजिट में लेकर आए अगर चाहते हैं कि लोग टैक्स कंप्लायंट हो। बेशक आप उसे ग्रेजुअली लेकर आए, जैसे आपने इनकम टैक्स का रेट कंपनीज के लिए 40% से कम करके 29% पे लेकर आए, सॉरी 35 से कम करके, इसी तरह इसका भी ग्रेजुअली आप दें कि हर 6 महीने साल के बाद 1% कम करें। लोग इनकरेज होंगे। जितनी भी ड्यूटीज टैक्सेस कम होते हैं हमेशा उसी सेक्टर में उसी मुल्क में कंप्लायंस जो है बेहतर होती है। आप ये देखें अभी UAE ने कॉर्पोरेट टैक्स लगाया, वैट टैक्स लगाया, जो वहां के रेट है हमारे से तकरीबन आधे, बल्कि कॉर्पोरेट टैक्स तो 9% है, वैट जो है वो सिर्फ 5% है। तो लोग जो आप कहते हैं कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इधर आए, तो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ज्यादा बेहतर है कि वो 9% इनकम पे टैक्स दे या 29% टैक्स दे। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सेल टैक्स के रेट्स को कम करें और ये जो हर 6 महीने बाद एक छापे मारने का सिलसिला शुरू हो जाता है इसको खत्म किया जाए। ये एक ब्लैकमेलिंग को, हरासमेंट को जन्म देता है। लिहाजा छापों का सिलसिला जो खत्म करना चाहिए, सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। सफदर साहब ये भी बताइएगा कि 2024 में बजट के बाद नई टैक्स अमेंडमेंट आती रही, आप क्या समझते हैं 2025 में भी ये तरामीम आनी चाहिए और आती रहनी चाहिए? जो 2024 है उसमें आपकी बात ठीक है कि सारा साल टैक्स रेट चेंज बढ़ते रहे, मिनी बजट नहीं आया, तरामीम जो है वो बार बार होती रही। देखें आप मिनी बजट ना लेकर आए और टैक्स में तरमीम कर लें, उसका रिजल्ट एक ही है, क्योंकि मिनी बजट में भी आप यही करते हैं कि इसका रेट चेंज कर लो, इसका प्लस कर दो, इसका माइनस कर दो, इस सेक्टर पे लगा दो, इस पे नहीं लगाओ। तो टैक्स
तरमीम आप हर दूसरे महीने तीसरे महीने करते रहे तो उसका इफेक्ट भी मिनी बजट का ही आता है। मेरी राय में 2025 में या उससे ऑनवर्ड आपको टैक्स पेयर को कॉन्फिडेंस देना होगा कि जो पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंट है। लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं या शॉर्ट टर्म विजन ही रखते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। मैं उसकी आपको बड़ी मिसाल देता हूँ। आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, सीपैक में आपने चाइनीज को इनकरेज किया कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं, 10 साल की टैक्स एग्जम्पशन होगी। 2 साल उन्होंने बिजनेस किया, आपने कह दिया कि नहीं अब तो ये यहाँ पे एग्जम्पशन है, इस क्लॉज में एग्जम्पशन नहीं है। एफबीआई ने उन्हें टैक्स रेट लगाना शुरू कर दिया। फिर पता चला अच्छा चले सारा नहीं, मिनिमम टैक्स लेते। अब 2 साल आप उनसे मिनिमम टैक्स लेते रहे कि जिस बंदे को आपने कहा 10 साल आप टैक्स फ्री हैं, उसके ऊपर आप 1.25% टैक्स लेते रहे। इस साल 2024 में जाके आपने फिर कहा कि हाँ ये बात ठीक है, हम एग्जम्पशन में जाएं। तो आप ये जो इनकंसिस्टेंसी आपकी पॉलिसी में, ये हमेशा इन्वेस्टमेंट को, बिजनेसमैन को डिस्करेज करेगी। आपको ये चाहिए कि आप अपने लॉन्ग टर्म रेट डिस्क्लोज कर दें कि ये इनकम टैक्स का रेट होगा, ये सेल टैक्स का रेट होगा, ये 2030 तक यही रहेगा। आपने जैसे 2 कंपनीज के ऊपर 29% रेट है, वो पिछले 4-5 साल से चला, तो आप ये डिक्लेयर कर देंगे ठीक है अगले 5 साल तक यही रेट रहेंगे। तो बिजनेसमैन को अपनी अगले 5 साल की प्लानिंग करने में आसानी रहेगी। अभी आप हर 15 दिन बाद पेट्रोल का रेट चेंज कर देते हैं, जो महीने 2 महीने के बाद जो है वो आप काइबोर रेट चेंज कर देते हैं। तो बिजनेसमैन को संभलने का मौका नहीं मिलता कि वो प्लानिंग किधर को करे, संभले किधर से और बचे किधर से। तो एक तो बात यह है कि आप ये छोटी ये कॉन्फिडेंस बिजनेसमैन को दें कि जो आपकी पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगी। एटलीस्ट ये गवर्नमेंट ये तो देख सकती है कि अच्छा मैं 5 साल के लिए हूँ तो 5 साल के लिए रेट अनाउंस कर दें, ना 10वें साल तक के अनाउंस करें। और दूसरी बात यह है कि आपका जो फिस्कल लॉ है उसका सिर्फ एक मकसद ये नहीं होता कि वो टैक्स कलेक्शन करे और टैक्स मैक्सिमम कलेक्ट करे। उसका मतलब ये होता है कि वो बिजनेसमैन को इनकरेज भी करे। जहां आपको उसे फैसिलिटेट करना है वहां भी आप ध्यान दें। जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि एग्जम्पशन आप ऑटो में ले जाएं, ये छापों वाले काम जो है वो छोड़ दें। एक्सपोर्टर्स हैं उनका रेट फिक्स कर दें और कह दें कि अगले 5 साल 10 साल तक यही रेट रहेगा। एक्सपोर्टर को भी पता होगा ये सही है, वो भी मुल्क से भागने की या डॉलर बाहर पार्क करने की जो है वो जहमत नहीं करेगा। और उसका फायदा ये होगा जब मुल्क में बिजनेस बढ़ेगा तो दूसरे लोग भी इधर आएंगे, क्योंकि जब तक अपने लोग यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे बाहर के लोग भी इतने आसानी से नहीं आएंगे। और चाइनीज इन्वेस्टर को आपने फैसिलिटेट किया है, उनको थोड़ा और फैसिलिटेट करें। और जो नए आप खोल रहे हैं एवेन्यूज, जैसे आपने कहा कि हम 5G में जा रहे हैं, IT को इनकरेज करते हैं, अल्टरनेट एनर्जी को इनकरेज कर रहे हैं, तो उसमें लोगों को इंसेंटिव दें ताकि लोग उसमें आके इन्वेस्टमेंट करें और अपने लोगों के लिए भी इतना मार्जिन हो कि वो इसमें बिजनेस कर सकें। और तीसरा ये है कि जितना मैक्सिमम हो सकता है टैक्स मशीनरी का और टैक्स पेयर का जो कनेक्शन है वो खत्म करें और चीजों को ऑटोमेट लेकर आए। आपके इतना बड़ा आपके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एफबीआर के अंदर इतनी ज्यादा मैन पावर है जो डिजिटल इनिशिएटिव्स पे काम करती हैं, तो आप चीज़ों को ऑटोमेट करें। ये नहीं कि आप छोटे काम के लिए कमिश्नर के पास अप्रूवल के लिए जाना पड़े, वहाँ कमिश्नर के पास हफ्ता जो है वो काम ही नहीं होता, उसके बाद बहुत सारे कामों में लेन देन का मामला भी करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप पॉलिसी कंसिस्टेंट रखें, लॉन्ग टर्म रेट डिस्क्लोज करें, जिन सेक्टर को आपने बेनिफिट देना है उनको भी क्लियरली डिफाइन करें कि ये सेक्टर है इतना हम इसको बेनिफिट देंगे। जहाँ आपने डिस्करेज करना है वो वहाँ पे भी रेट आप बढ़ा दें, लेकिन लॉन्ग टर्म बढ़ा दें। सफदर साहब ये भी बताइएगा कि हुकूमत सिंगल डिजिट पर पॉलिसी रेट को लाना चाहती थी, आप समझते हैं कि पॉलिसी रेट इससे मजीद नीचे आना चाहिए और जो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? जहां तक पॉलिसी रेट कम होने का ताल्लुक है, देखें हमारे लोकल बिजनेसमैन और हमारे फॉरेन बिजनेसमैन वो हमेशा कंपेयर करेंगे कि उसको कॉस्ट किधर ज्यादा है। जहां कॉस्ट कम होगी वो वहीं पे बिजनेस करेगा। बिजनेसमैन की कोई हुब्बुल वतनी, कोई मजहब से लाइकिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये आप बाकी बातें सारी अपनी जगह, लेकिन जिसको जहाँ बेनिफिट मिलता है वो उधर ही बिजनेस करेगा। पाकिस्तानी क्यों पाकिस्तान से बाहर जाके बिजनेस कर रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके अंदर वतन की मोहब्बत नहीं है। वो तो देख रहे हैं कि अच्छा यार मैं यहाँ पे बिजनेस करूँगा तो मुझे यहाँ तो नुकसान हो जाएगा, या मैं सिर्फ 2%, 5%, 10% तक ग्रो कर सकता हूँ। यही फंड्स मैं अगर बांग्लादेश में लगाऊंगा, चाइना में लगाऊंगा, UAE में लगाऊंगा, इंडिया में भी लगाऊंगा तो मेरा इतना ग्रोथ रेट हो जाएगा तो मुझे फ़ायदा होगा। आपके बिजनेसमैन को जो चंद चीज़ें हैं जिसमें फैसिलिटेशन चाहिए, नंबर 1 आपका फाइनेंसिंग या काइबर रेट है, नंबर 2 आपके टैक्स रेट है, नंबर 3 आपके बिजली की कॉस्ट है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं अगर आप
अब सस्ती नहीं करना चाहते तो जो नेबरिंग कंट्रीज़ में रेट हैं उसके मुताबिक लें। अभी पिछले दिनों ये रिसर्च आएगी कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन इवन इंडिया चाइना से डबल कॉस्ट पे बिजली की कीमत जो है वो पे कर रहा है। तो अगर आपकी फ्यूल कास्ट, आपकी एनर्जी कॉस्ट इंडिया चाइना बांग्लादेश से डबल होगी तो आप फिर किसके साथ compete करेंगे? आपके कॉस्ट के कंपैरिजन में तो फिर इंडिया चाइना और बांग्लादेश ही हैं जिनके साथ आपने कॉस्ट पे compete करना होता है। आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूरोपियन या यूएस स्टैंडर्ड की भी नहीं है कि आप कहें अच्छा यार हमारी प्रोडक्ट तो जो है वो यूएस स्टैंडर्ड्स को, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मैच करती है, तो लिहाजा हमारी अगर कॉस्ट ज़्यादा भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं। आपका जो सेलिंग पॉइंट है उसमें सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट यही है कि आप दुनिया में सस्ते हैं, और दुनिया में सस्ते तभी होंगे जब आपकी कॉस्ट कम होगी। इसलिए मेरी राय में गवर्नमेंट एफर्ट कर भी रही है, थोड़ा सा इनको बोल्ड स्टेप लेना चाहिए। इस दफ़ा इन्होंने कार्बन रेट कम नहीं किया इस शक के ऊपर कि कहीं इन्फ्लेशन दोबारा ना बढ़ जाए। तो अगर आप जो इंटरेस्ट रेट है उसको सिंगल डिजिट पे ले जाएं तो आप इंडिया चाइना के कंपटीशन में होंगे कि वहाँ पे भी सिंगल रेट है, 8% हो 9% हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पे भी इतना ही है। और दूसरा ये है कि अगर आप अपने टैक्स रेट कम कर देते हैं तो उससे भी लोग इनकरेज होंगे। आपने कुछ जोन्स में जाके इंडस्ट्री को 10 साल के एग्जम्पशन दी है। देखें अगर आप इसी तरह एक्सपोर्ट के लिए भी लोगों को बेनिफिट दे दें तो आपको इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है वो भी ज़्यादा है। वहाँ पे जॉब क्रिएशन होगी जिससे क्राइम भी कम होंगे और जो बहुत सारे स्पोर्ट पे लोग चलते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तीसरा ये होगा कि आपकी एक बढ़ती हुई पॉपुलेशन का मुल्क है तो लोगों को जॉब मिलेगी, यूथ जो है वो इनकरेज होगी और दूसरे रास्तों में नहीं जाएगी, उसका फोकस जो है वो अपनी अर्निंग की तरफ होगा। तीसरा ये है कि एक्सपोर्ट के लिए आपने जो मिनिमम टैक्स की पख डाली है उसको ख़त्म करें, सिंपल जो है वो फाइनल टैक्स में रखें। आप बेशक एक की बजाय 2% टैक्स रेट कर रहे हैं तब भी एक्सपोर्टर उसको फिजिबल होगा। और तीसरा ये है कि जो भी आप एक्सपोर्टर को इंसेंटिव देते हैं उसको मुफ्त की बिजली, मुफ्त की गैस देने की बजाय या इन पे इंसेंटिव देने की बजाय आप उसको एक्सपोर्ट रेमिटेंस के ऊपर इंसेंटिव दें, आप उसको रिफ़ंड के ऊपर इंसेंटिव दें। जितने रिफ़ंड्स फंसे हुए हैं लोगों के अगर सिर्फ वो भी दे दें तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वायबल हो जाएंगी, चलनी शुरू हो जाएंगी, उनके वर्किंग कैपिटल के मसाइल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप एक्सपोर्ट को इनकरेज करना चाहते हैं तो मेरी राय में आप उसको फाइनल टैक्स रजीम में रखें, जो आपके बेस रेट हैं उसको सिंगल डिजिट में लेके आएँ और एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के ऊपर जो आपने रेट कम रखा है उसको मज़ीद कम कर लें। आप अपनी फ्यूल कॉस्ट को कम करें और जो भी इंसेंटिव है वो बिजली गैस के टैरिफ पे नहीं दें, क्योंकि ये नलायकियों को इनकरेज करती है कि वो आदमी जिसने लेटेस्ट मशीनरी लगाई जिसकी एफिशिएंसी 80% है वो भी वो इंसेंटिव लेता है। वो आदमी जिसने बैंक को भी धोखा दिया, सेकेंड हैंड मशीनरी इंपोर्ट की, यहाँ पे भी वो सेकेंड हैंड पे ही काम करता है और उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 30% है, उसको भी आप वही इंसेंटिव देते हैं बिजली के ऊपर गैस के अंदर, और वो ज़्यादा बिजली गैस इस्तेमाल करके फिर भी जो है वो नॉन कम्पेटिटिव ही रहेगा। इसलिए आप सिर्फ उन लोगों को इंसेंटिव दें जो कि अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं और वो एक्सपोर्ट बेस्ड इंसेंटिव होना चाहिए। सफदर साहब ये भी बताइएगा कि अपील सिस्टम और रिफंड्स और विद होल्डिंग टैक्सेस के रेट, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या हुकूमत की समझ दुरुस्त है? जहाँ तक अपील सिस्टम की बात है, मेरी राय में पहले वाला सिस्टम बहुत बेहतर था। आपने इस वक्त लोगों को अपील फाइल करने से डिस्करेज किया है, अपीलें फ़ीस भी बढ़ा दी, फिर आपने कहा कि ये केस सिर्फ कमिश्नर सुनेगा, ये केस सिर्फ ट्रिब्यूनल सुनेगा, और आपने एक फोरम ही जो है इंसाफ का वो ख़त्म कर दिया। तीसरा ये है कि हाई कोर्ट का मामला आपने इतना महंगा कर दिया है कि बहुत सारे ऑर्डर तो बोगस ऑर्डर होते हैं, उसके ऊपर 30% कौन जाके जमा कराएगा। इसलिए ये जो नया सिस्टम है इसने इंसाफ देने की बजाय करप्शन को ही ज़्यादा इनकरेज किया है। तो मेरी राय में आपको इंसाफ के दरवाज़े बंद भी नहीं करने चाहिए और इंसाफ लेना महंगा भी नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि ये वाला सिस्टम बिल्कुल ठीक है, हमें जो फ़ौरन जो है वो रिज़ल्ट चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पीछे जो आपके टैक्स का स्टाफ है उसको भी मोटिवेट करें, उसको एजुकेट करें, उसको इस बात से डिस्करेज करें कि वो जो बोगस आर्डर बना देते हैं, खामखा की लायबिलिटी क्रिएट कर देते हैं,
उसको ख़त्म किया जाए, उसको डिस्करेज किया जाए, उसको जो ऐसे लोग हैं जो बोगस ऑर्डर बनाते हैं, बिला वजह लंबी डिमांड्स क्रिएट करते हैं, उनको भी डी इंसेंटिवाइज किया जाए, उनको भी उनकी प्रमोशनें रोकी जाएँ, उनके ऊपर पेनल्टियाँ लगाई जाएँ, उनको जॉब से फारिग किया जाए, क्योंकि जितने जी बोगस ऑर्डर है उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव ही होता है। तो इसलिए मेरी राय में आपको इंसाफ के दरवाजे ना तो बंद करने चाहिए और ना ही इंसाफ महंगा करना चाहिए। जो 30% हाई कोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ जुल्म के अलावा कुछ नहीं है, जबकि सारी टैक्स मशीनरी को भी पता है, टैक्स प्रैक्टिशनर्स को भी पता है, टैक्स पेयर को भी पता है कि बहुत सारे जो टैक्स के ऑर्डर हैं वो बोगस होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने टारगेट पूरे करने के लिए लंबी डिमांड क्रिएट की जाती हैं। और अगर आपने किसी का 100 बिलियन का ऑर्डर निकाल दिया तो 30 मिलियन कौन पे करेगा? फिर जो है, जब आप डिमांड निकाल लेते हैं, बैंक अटैच कर लेते हैं और आपके ऑर्डर रिवर्स भी हो जाए तो फिर रिफंड ही नहीं मिलता। तो आप अपना ओवरऑल सिस्टम रिवैम्प करें, बाकी चीज़ें जो है उन पर आपको इतना फोकस नहीं करना चाहिए। जब तक आपके सिस्टम ऑटोमेट नहीं होंगे, रिफ़ंड ऑटोमेट नहीं होंगे, बाकी सारी चीज़ें हमेशा करप्शन की नज़र होती रहेंगी और ये सब जो है वो सिर्फ गिमिक ही रहेगी। इससे कोई ख़ास फ़र्क ना कलेक्शन में पड़ना है, ना टैक्स पेयर फैसिलिटेट होना। सफदर साहब, आखिर में ये भी बताइएगा कि बजट 2025 में हुकूमत का फेवरेट और फोकस करने वाला सेक्टर कौन सा होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक किसी सेक्टर के फेवरेबल और फोकस होने का ताल्लुक है तो हमें देखना चाहिए होगा कि हमारी इस वक्त प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारी प्रॉब्लम्स क्या हैं और हमें चाहिए क्या। जब हम ये डिफाइन कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा किस सेक्टर पे हम जो है वो फोकस कर सकते हैं। पहले हम इंटरनली डिस्कस करते हैं। देखिए, इंटरनली जो सेक्टर आपको जॉब क्रिएशन दे सकते हैं, जो आपको ग्रोथ दे सकते हैं, जो इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो आपको इंडस्ट्री को इंसेंटिव देना चाहिए, उसकी बिजली की कॉस्ट कम होनी चाहिए, उसके टैक्स रेट कम होने चाहिए, उसके फाइनेंसिंग की कॉस्ट कम होने चाहिए और जो काइबर है वो सिंगल डिजिट होना चाहिए। अक्रॉस दी बोर्ड ये होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्टर को इनकरेज करें और ये समझिए सारा पाकिस्तान जो है वो बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको तमाम इंडस्ट्रीज को एक फोकस देना होगा, एक ट्रेंड देना होगा कि हाँ, आप ग्रो कर सकते हैं, आपको काम करना चाहिए। जैसे सऊदी अरेबिया ने विजन 2030 दिया, लोगों को इंसेंटिव दिया, फॉरेनर्स को डिस्करेज किया, लोकल को इनकरेज किया, फाइनेंसिंग मिल रही है, स्टार्टअप्स को मुफ्त के लोन मिल रहे हैं, आपको भी ये करना चाहिए। दूसरी बात आती है, इस वक्त जैसे हमारा डिलेमा है कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व की कमी है, लोन हमारे फॉरेन करेंसी में है और हमें हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि वो फॉरेन करेंसी रीपे कैसे होगी। तो आपको देखना होगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां से हम फॉरेन जो है वो फॉरेन रेमिटेंस या एक्सपोर्ट रेमिटेंस ले सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो ईजिएस्ट टारगेट है वो आपकी आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज का सेक्टर है। तो आपको चाहिए कि जो आईटी सेक्टर के प्रॉब्लम है उसे दूर किया जाए। आपने एक अच्छा काम किया, आईटी सेक्टर को एग्जम्पशन दी, उसका रेट भी सिर्फ 1% है जो कि अफोर्डेबल टैक्स रेट है। सिर्फ उनके अब मसाइल ये हैं कि जो पेमेंट्स उन्होंने बाहर करनी होती हैं वो मैनेज नहीं हो पाती। जो डॉलर वो लेकर आते हैं वहाँ पे डीवैल्यूएशन की वजह से प्रॉब्लम आती है, इसलिए बहुत से लोग फॉरेन कंट्रीज़ में अपनी जो रेवेन्यू वो पार्क करते हैं। तो आप उनको इंसेंटिवाइज करें। आपने लोगों को रोशन डिजिटल में भी तो डॉलर रखने और ले जाने का चांस दिया हुआ है, तो आप उनको भी दें ताकि डॉलर तो इधर एग्जिस्ट करें। आप उनको दें फ्री हैंड कि ठीक है, आपने जो पेमेंट करनी है, जो सब्सक्रिप्शन करनी है, उसके ऊपर आप वो डॉलर यूटिलाइज करें। आप पैसा उनका है 50% 25% के रेट के ऊपर या पोर्शन के ऊपर उनको ये कहना कि जी आप ये रिटेन कर ले, बाकी ना करें। डॉलर अगर पाकिस्तान में आएंगे तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली सबसे पहला बेनिफिशियरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही होगी। दूसरा सेक्टर ये है कि जो आईटी एनेबल सर्विसेज हैं, जैसे बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जो अपनी सर्विसेज जो है वो बाहर सेल कर सकते हैं, उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको भी इस फील्ड में लेकर आए, उनको भी आईटी सेक्टर्स की तरह इंसेंटिव जो है वो दें और वो इनकरेज करें। तीसरा हमारा सबसे जो पुराना एक्सपोर्टिंग एजेंट है एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो टेक्सटाइल सेक्टर है। उसको आप इंसेंटिवाइज जो है मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट रेमिटेंस की बेस पे करें। फ्री की गैस, फ्री की बिजली देने से ना आज तक कुछ हासिल हुआ है, ना आगे कुछ हासिल होना है। अगर ये गैस बिजली के इंसेंटिव देते ना तो अगले 50 साल भी जिस तरह इस वक्त टेक्सटाइल पिटी हुई है, पिटी ही रहेगी। आप
जब तक ऐसा इंसेंटिव नहीं देंगे कि उसके अंदर अगले को एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट लाने का अर्ज मिले, वो कभी भी नहीं करेगा। तो इसलिए जो टेक्सटाइल है उसको इंसेंटिव दें, क्योंकि हमारा इस वक्त पूरी दुनिया में नाम है, चाहे अच्छा है बुरा है, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जाती है। इसलिए उसको इंसेंटिवाइज ही रखें, उसकी जो बिजली की कॉस्ट है उसको कम करें, ताकि वो दुनिया में इंडिया, बांग्लादेश, चाइना के मुकाबले में कंपेटिटिव जो है वो हो सके। और तीसरा जो है वो लोकल इंडस्ट्री का एक सबसे आसान टारगेट जो पूरी दुनिया में माना जाता है वो रियल एस्टेट है। आप कंस्ट्रक्शन के ऊपर इंसेंटिव दें। अब प्लाटों को आपने डिस्करेज ही रखें, लेकिन कंस्ट्रक्शन के ऊपर इंसेंटिव दें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पीछे 20-25 इंडस्ट्रीज और चलेंगी। जब कंस्ट्रक्शन चलेगी, सीमेंट चलेगा, स्टील चलेगा, सिरेमिक चलेगी, सैनिटरी चलेगी, आपकी लेबर फोर्स यूज होगी। तो इसलिए जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है उसको इनकरेज करें, मॉर्गेज फाइनेंसिस को जो है वो इनकरेज करें। बहुत शुक्रिया नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।